हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। अभी तक अगर हम बात करें तो हम लोग कर रहे थे लैंडफिल को क्लासीफाई हमने कर लिया था। आज हमें उसके मेथड्स देखने हैं और डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग देखनी है। ओके, इसके बाद हमें देखना है लीकेट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए। इसमें हमने लैंडफिल को कवर किया था। लैंडफिल क्या होती है, सैनिटरी लैंडफिल क्या होती है, वो चीज़ हम कवर कर चुके थे। इसको क्लासीफाई हमने किस बेसिस पे किया है, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, एक लैंडफिल साइट को डिज़ाइन करने से पहले हमको क्या पैरामीटर्स चूज़ करने चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्लासीफाई हमने इसको कर लिया था कि 3 कैटेगरीज होती हैं लैंडफिल की, जिसमें हमारी आती है म्यूनिसिपल बेस्ड लैंडफिल, इंडस्ट्रियल बेस्ड लैंडफिल और हज़ार्डस बेस्ड लैंडफिल। ओके, आज हमें बात करनी है मेथड्स की। हम अगर मेथड की बात करें सैनिटरी लैंडफिल कंस्ट्रक्शंस के मेथड की, तो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स एंड द चॉइस विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग लैंड अवेलेबल। मतलब आपके पास जो मेथड्स हैं अवेलेबल सैनिटरी लैंडफिल कंस्ट्रक्शन के, जो आप सैनिटरी लैंडफिल बनाते हो उसके, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो मेथड है प्रिवेलेंट मेथड है, तो वो 2 मेथड है। क्या है? नंबर 1 एरिया मेथड, नंबर 2 है ट्रेंच मेथड। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स लैंड अवेलेबल, जो आपके पास लैंड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ एरिया मेथड, सेकेंड वन इज़ ट्रेंच मेथड। ओके, तो क्या है ये मेथड, इसके बारे में समझते हैं। एरिया मेथड और ट्रेंच मेथड, आप देख सकते हो ये एरिया मेथड, ये है ट्रेंच मेथड। अब इसमें आप चेंजेस देख रहे होंगे कि क्या अंतर है। यहाँ पर 2 लेयर हैं बेस्ड की, यहाँ पर सिर्फ 1 लेयर है, यही इसमें मेन डिफरेंस है। एरिया मेथड जो होता है वो आप वर्टिकली डेवलप करते हो, मतलब एक लेयर आपने बना दी कूड़े की, उसके ऊपर एक और लेयर बना दी, उसके ऊपर एक और लेयर बना दी। इस टाइप से जो बेस्ट जनरेशन होती है या बेस्ट स्टोरेज होती है वो आपकी कहलाती है एरिया मेथड। लेकिन जब आप सिर्फ एक ही लेयर में करते हो तो वो आपकी कहलाती है ट्रेंच मेथड। ओके, तो अब आप समझ सकते हो, जब आप ऐसे समझिए आप एक घर बनाते हो, ठीक है, आप कई मंजिल घर बना लेते हो। अब कई मंजिल वाला घर कौन बनाता है? जब आपके पास ज़मीन कम हो। ठीक है, कॉमन सी बात है, जब आपके पास ज़मीन हो तो आप क्या करोगे, एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनाओगे, एक स्टोरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टोरी बनाओगे, मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो जब आपके पास ज़मीन कम होती है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, सपोज दैट आप गाँव में इमेजिन कीजिए किसी के घर में 3-3 मंजिल के, 4-4 मंजिल के मकान दिखेंगे नहीं, बिकॉज वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना 5 बीघे में घर बना लिया, 10 बीघे में घर बना लिया, ऐसे करते हैं। ठीक है, और रईसों वाले घर होते हैं। लेकिन शहरों में जाइए आप, छोटे छोटे घर मिलेंगे। इवन आप दिल्ली की बात करें तो आपको 25-25 गज के घर भी मिल जाएंगे। तो सेम है यहाँ पर आपका एरिया मेथड और ट्रेंच मेथड में। जब आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी कम होती है तो हम एरिया मेथड को प्रेफर करते हैं। जब आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आप ट्रेंच मेथड को प्रेफर करते हो। ओके, आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया मेथड में। अगर तो जैसे आपने एक लेयर बना दी बेस्ड की, उसके बाद आप एयर से उसको कवर कर देते हो, फिर दूसरे लेयर बनाते हो बेस्ड की, उसके बाद फिर से एयर को कवर कर देते हो। इस टाइप से आपको सॉइल से कवर करते रहना होता है। मल्टीपल बना सकते हो आप, मल्टीपल लेयर्स आप उसकी बना सकते हो। अब इसमें क्या पता चल रहा है हमको कि जो एरिया मेथड है वो वर्टिकली आप उसमें बेस्ट को स्टोर करते हो, लेकिन ट्रेंच मेथड में क्या आता है, आप हॉरिजॉन्टली बेस्ट को स्टोर करते हो। ठीक है, इसमें लार्जर सरफेस एरिया होता है, लार्जर लैंड यूज़ होता है। वर्टिकल में कम लैंड यूज़ होता है, लेस सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये इसके कुछ डिफरेंसेस है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मेथड में मेन डिफरेंस क्या है, कहाँ हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट आप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर आप बन जाओगे, ठीक है, तो आपको डेवलप करना है एक लैंडफिल साइट को। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी लैंडफिल साइट बनानी है, एरिया मेथड फॉलो करना है या फिर ट्रेंच मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है टेक्निकल। ठीक है, द एरिया मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर फ्लैट और
जेंटली स्लोपिंग एरियाज, जहाँ पर स्लोपिंग एरियाज होते हैं, जहाँ पर आपके पास लैंड कम होता है, तो वहाँ पर हम एरिया मेथड को फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं। वेयर सम लैंड डिप्रेशंस में एग्जिस्ट, वहाँ पे कुछ लैंड डिप्रेशंस भी हो सकते हैं। द बेस्ट आर spread, compacted, and then covered with materials which may need to be hauled in from adjacent areas. Enough cover should be excavated and expected well to eliminate breedings by rodents, flies and other vermins. तो एरिया मेथड में क्या करते हैं हम, जहाँ पे आपके पास सपोज दैट हिली एरियाज़ हो सकते हैं या फिर स्लॉपिंग एरियाज़ हो सकते हैं, तो उस सब में हम प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे कम से कम लैंड होता है, क्योंकि एक जैसा लैंड कम से कम होता है, तो हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे वर्टिकल लैंड फिलिंग करें, यानी कि हम वहाँ पे एरिया मेथड को प्रेफर करते हैं। ओके, लेकिन जब हमारे पास एक प्लेन लैंड होता है तो वहाँ पे हम ट्रेंच मेथड को फॉलो करते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हम कहाँ पे कौन सा फॉलो करते हैं। ओके, ट्रेंच मेथड की अगर हम बात करें तो ट्रेंच मेथड को हम फॉलो करते हैं बिकॉज वहाँ पे हमारे पास एक प्लेन एरिया होता है लैंड का, तो वहाँ पे हम ट्रेंच मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, आपके पास प्लेन एरिया है, तो आप वहाँ पे आराम से एक लेयर बना दीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये था मेन बेसिक डिफरेंस एरिया मेथड में और ट्रेंच मेथड में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इफ़ द रिफ्यूज़ इज़ ब्यूराइड, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन अबाउट 4 days। जब आपने लैंडफिल साइट पे कूड़े को दबा दिया, ढक दिया मिट्टी से, अब क्या होता है कि विद इन 4 days, 4 से 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट आप 4 days याद रखिए मिनिमम को, ठीक है। तो विद इन 4 days वहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं वेस्ट के अंदर। ओके, अब सपोज दैट कुछ ब्रेकिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगी, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगी बिकॉज पॉलीमर्स हैं, है ना, तो वो ब्रेक करेंगे, डिग्रेडेशन होगी, सिंपल सी बात है। अब जब डिग्रेडेशन हो रही है किसी चीज़ की तो कुछ एनर्जी निकल रही है, कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशंस में, कुछ एनर्जी ब्रेक डाउन में रिलीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें रिएक्शंस तो हो रही है ना, वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस साइट का, लैंडफिल साइट का टेम्परेचर हाई कर जाता है। वो कितना जाता है? 54 to 66, आप याद रखिए 55 to 65। ओके, आफ्टर ब्यूराइल अबाउट 0.9 मीटर बिलो द सरफेस द टेम्परेचर राइजेज 54 to 66 डिग्री सेल्सियस विद इन 60 days। 2 मंथ में के अंदर अंदर टेम्परेचर जो होता है वो इतने डिग्री तक पहुंच जाता है, इससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है, डिपेंड करता है आपका वेस्ट किस टाइप का है, ठीक है। ये एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर है, जो कॉमनली आप कह सकते हो एवरेज हर टाइप के वेस्ट के लिए इस टाइप का माना जाता है। लेकिन ये और भी हो सकता है आपकी जो रेंज है वो वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट किस टाइप का है। ओके, ठीक है। तो 2 मंथ के अंदर टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, चीप हाईएस्ट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस टाइम पर, तो उस टाइम पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल चेंजेस आते हैं। आफ्टर 10 months दिस टेम्परेचर फॉल टू नॉर्मल एयर टेम्परेचर। अब 10 मंथ बाद क्या हुआ, सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, जो डिग्रेडेशंस वगैरह होनी थी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होनी थी, वो सारी बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई हैं, नए मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ओके, तो अब क्या होता है, टेम्परेचर गिरने लगता है। अब टेम्परेचर गिर के क्या होता है, एयर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, नॉर्मल जो आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। Within 12 months, most of the final settlements occur. By the end of 2 year, most will complete the settlement process. 1 साल के अंदर क्या होता है कि सारा सेटलमेंट जो भी होना था वो हो जाता है। 2 साल के अंदर क्या होता है कि जो भी चेंजेस आने थे, जो भी प्रोसेसिंग होनी थी सेटलमेंट की, वो सारी हो जाती है। अमंग दिस रिएक्शंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, इसमें कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल डीके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एरोबिकली और अनएरोबिकली। अब डीके जो हो रहा है, बायोलॉजिकल जो भी आपके सब्सटेंसेस थे उनका डीके कैसे हो सकता है, वो एरोबिकल भी हो सकता है, अनएरोबिकल भी होता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको कराते हो डिकेशंस, ठीक है। अगर आप एरोबिकली कराते हो, मैंने आपको एरोबिकली एंड एरोबिकली दोनों बता दिए हैं मेथड। कंपोस्टिंग के मैंने आपको बताए थे कि एरोबिकल भी हो सकती है, अनएरोबिकल भी हो सकती है। इंसिनरेशंस मैंने आपको बता दी थी कि एरोबिकली होती है या एनएरोबिकली होती है, किस टाइप से होती है वो मैंने आपको सब बता दिया। तो प्लीज़ आप वहाँ पे से वीडियो को कवर कीजिए, बिकॉज अरबिक एनएरोबिक प्रोसेसिंग
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो इट्स अप टू यू कि आप सैंड टू लैंडफिल्स पर किस टाइप से करते हो। एरेशंस मतलब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हो, एनर्बिक मतलब आप लिमिटेड कर देते हो, बहुत कम। ऑल्दो जब आप लैंडफिल पे करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल तो बंद नहीं हो सकती है ऑक्सीजन, बट आप उसको बहुत लिमिटेड कर देते हो, तो इस वजह से उसको एनर्बिक बोल सकते हो आप। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी डिग्रेडेशन हो रही है तो कुछ गैसेस भी निकलेंगी, ऑल्दो ये गैसेस वेरी कर सकते हैं आपके सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग कि आपका वेस्ट कैसा है, बट मोस्ट कॉमन गैसेस क्या हो सकती हैं, लाइक इंक्लूड एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2S, CH4 एंड नाइट्रोजन एंड लिक्विड्स। ओके, तो ये कॉमन गैसेस होती हैं जो हर टाइप के वेस्ट में हो सकती हैं। इसके अलावा केमिकल ऑक्सीडेशंस ऑफ मटेरियल्स, वहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशंस हो सकते हैं मटेरियल्स के। द एस्केप ऑफ गैसेस फ्रॉम द फिल एंड लेटरल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द फिल। अब क्या होता है, वहाँ पे गैसेस जो निकल रही हैं तो वो एनवायरनमेंट में भी जाएंगे आपके, तो वो एस्केप कर सकती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, डिफ्यूजन्स हो सकता है गैसों का, कुछ भी मिश्रण वगैरह जो उसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा द डिजॉल्विंग एंड लीचिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय वाटर एंड लिक्विड मूविंग थ्रू द फिल। जो आपका वेस्ट था उसमें से कुछ लीकेज हो सकती है। ठीक है, लीकेज इन द सेंस कि आप में वहाँ पे कुछ भी रिस्क के अगर बहा के दूसरी जगह जाता है तो वो लीकेज बोली जाती है, तो लीकेज भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। द मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल बाय ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड कंसनट्रेशंस ग्रेडियंट। क्या होता है कि एक डिजॉल्व मटेरियल है, ठीक है, तो जो उसकी ग्रेडियंट होती है ना, तो उस हिसाब से तो आपने पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिस ग्रेडियंट के हिसाब से एक मटेरियल फ्लो करता है, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट ही मटेरियल फ्लो करता है ना, या फिर आप बोल सकते हो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है मटेरियल। कोई भी लिक्विड है तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, या हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो लिकेशंस हैं तो उसमें जो भी लिक्विड वगैरह है वो फ्लो कर सकता है। द अनइवन सेटलमेंट कॉज्ड बाय कंसोलिडेशंस। इसके अलावा आपका जो अनइवन सेटलमेंट हो सकता है, जो भी कंसोलिडेशंस हो रही हैं उस वजह से अनइवन भी हो सकता है आपका सेटलमेंट्स। ओके, कहीं पे कैसा हो गया, कहीं पे कैसा हो गया, इट्स कि अगर वहाँ पे अनइवन कुछ भी कंडीशंस हैं तो वहाँ पर आपका जो डिग्रेडेशन है वो अलग भी हो सकता है। ओके, द डिकम्पोजिशंस एंड स्टेबलाइजेशंस इन लैंडफिल डिपेंड्स ऑन। आपकी जो डिकम्पोजिशंस हुई थी या जो भी स्टेबलाइजेशंस हुई थी, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज बने थे, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लैंडफिल में वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ द वेस्ट। आपने वेस्ट को कितना कॉम्पैक्ट किया, आपने वेस्ट को कितना प्रेशराइज किया, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप बिकॉज आप जब वेस्ट को स्टोर करते हो ना, तो आपको वेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उस वेस्ट को कंप्रेस कीजिए, बिकॉज जितना कंप्रेशन होगा उतनी रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगी। ठीक है, तो इसलिए वेस्ट को हम कंप्रेस करते हैं, आप प्रेशराइज करके वेस्ट को कम से कम वॉल्यूम में स्टोर करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्पैक्शंस ऑफ द वेस्ट क्या है उस पर डिपेंड कर सकता है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें, अगर वेटी वेटी वेस्ट है उस पर भी डिपेंड कर सकता है, ड्राई वेस्ट है तो उसकी कुछ अलग से हो सकता है, तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटिंग मटेरियल्स, उसमें कुछ इनहिबिटिंग मटेरियल्स हो सकती हैं तो उनके को भी वो डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे इनहिबिटिंग होगी तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा रेट ऑफ वाटर मूवमेंट की रेट कैसी है वहाँ पर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज रिएक्शंस जो होती हैं, कुछ रिएक्शंस किसी टेम्परेचर पर होती हैं, कुछ रिएक्शंस किसी टेम्परेचर पर फास्ट होती हैं, आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सारी रिएक्शंस पता होंगी, कुछ टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, आपको पता होगा ना, आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शंस पता होंगी कि हाई टेम्परेचर पर 1,4 बनता है, हाई लो टेम्परेचर पर 1,2 बनता है, इस टाइप की रिएक्शंस आपको पता होंगी, 1,2 1,4 रिएक्शंस। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो परफेक्टली मूव करती हैं या प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ लैंडफिल कैसे करते हैं। ये सैनिटरी लैंडफिल इज़ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये आपको पता होगा। जो आपकी सैनिटरी लैंडफिल है वो एक इंजीनियरिंग वे है, एक इंजीनियरिंग मेथड है। ये नहीं है कि आप
आदिवासी जैसे करते थे सैनिटरी लैंडफिल, हम आज भी उसी टाइप से कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टमेटिक या साइंटिफिक कैसे हो गया? जो आज की लैंडफिल है हमारी वो तो इंजीनियरिंग है, हम उसमें इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करें ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं, हमारे लिए कम से कम दुष्प्रभावी हो ऐसा कुछ हम करते हैं डिज़ाइन। इसलिए एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग करते हुए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट कंसाइडरेशंस इज प्रिलिमिनरी प्लानिंग इज टू सिलेक्ट ए competent डिज़ाइनर नॉलेजेबल इन द सब्जेक्ट। इसलिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए एक लैंडफिल को डिज़ाइन करने से पहले, एक प्री प्लान नॉलेज होनी चाहिए आपको। दैट्स वाई आपसे अगर मांग रहे हैं वो इतनी कुछ भी पढ़ाई मांग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप अगर उस फील्ड में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको मेनली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी होती हैं। ओके, तो इसलिए एक इंजीनियर में है, इसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ आपको नॉलेज स्पेसिफिक होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग इज एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल ऑपरेशंस। आपको किसी भी चीज़ की, आपको कॉमन सी बात है, किसी भी चीज़ की अगर आप पेपर भी, अगर आपने फॉर्म फिल किया है इसका पोस्ट का, इस असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग जरूरी नहीं है एक साइंटिफिक सिस्टम की ही हो, आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करके अगर कोई काम करते हो वो ऑब्वियसली आप उसमें सक्सेस होते हो, वो सफल काम होता है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग सैनिटरी लैंडफिल की भी की जाती है। किसी भी काम की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, अब इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? साइट सिलेक्शंस करते हैं हम डिज़ाइन करने से पहले, साइट सिलेक्शन और सैनिटरी लैंडफिल डिज़ाइन। इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सैनिटरी लैंडफिल ऑपरेशंस, क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर प्लान, ये सारी चीज़ें हम उसकी कंसाइडर करते हैं जब आप एक लैंडफिल को डिज़ाइन करते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। साइट सिलेक्शन में क्या है कि मैंने आपको बता दिया, साइट सिलेक्शन में क्या है कि टोपोग्राफी वगैरह को हम डिज़ाइन करते हैं, टोपोग्राफी वगैरह को हम देख कर कंसाइडर करते हैं, या फिर आपका वाटर लेवल कितना, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सैनिटरी लैंडफिल डिज़ाइन मतलब कि वहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग में उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं सैनिटरी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ सैनिटरी लैंडफिल मतलब कि आपने जब एक कंस्ट्रक्शन की है तो उसमें मेथड कौन सा यूज़ हो सकता है ये आप सोच सकते हो, या फिर आपकी उसकी जो ब्लॉकेज आपको करनी है उसमें आपको क्या कंस्ट्रक्शन करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सैनिटरी लैंडफिल ऑपरेशंस मतलब आपको कौन से ऑपरेशंस उसमें लगाने हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आई थिंक, मुझे नहीं लगता आप कुछ बचा है। अब हम देख लेते हैं लीकेट इन लैंडफिल क्या होती है। लीकेट आप आई थिंक आपको सबको पता होगा, अगर आपने एमसीक्यू सीरीज देखी होगी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एंड वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे उसका रोल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, बट वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज आपको अगर क्लियर है तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ इसमें नया बताना होगा तो शायद मैं नया भी बता दूँ। ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिए और आपको पता होना चाहिए लैंडफिल क्या, वो लिक्विड क्या होती है। ओके, लिक्विड क्या होती है? लिक्विड में बी डिफाइंड एज लिक्विड दैट हैज़ percolated through solid based and has extracted dissolved and suspended material from it। ऐसे इसको समझते हैं, आपके पास एक कूड़े का ढेर है। ओके, ये कूड़े का ढेर है आपके पास, ये है आपके पास बादल। ओके, आपके पास कुछ बादल हैं, ये आपके पास कुछ बादल हैं। अब रेनी हो रही है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए रेनी ये हो रही है। ठीक है, आपके पास रेनी हो रही है, ये कूड़े का ढेर है। अब इसमें पानी आया, अब यहाँ से पानी रिस कर इसमें से निकल गया। ठीक है, अब इसमें जो बेस्ट में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस थे, सॉलिड में कुछ आपका पाउडर टाइप भी तो हो सकता है। ठीक है, कुछ टॉक्सिक्स थे, कुछ कार्सिनोजेनिक्स हो सकते हैं उसमें, तो वो सारे क्या करते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स करेगा, अब कुछ पाउडर टाइप है तो वो तो मिक्स होगा ही, है ना। अब छोटे छोटे पार्टिकल भी मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, तो वो सारे क्या होते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं वाटर को। यही वाटर की लीकेट है, वाटर लीक करता है और वो कंटेमिनेट होता है, यही वाटर की लीकेशन है। लिक्विड में बी डिफाइंड एज लिक्विड दैट हैज़ परकोलेटेड थ्रू सॉलिड बेस्ड, मतलब सॉलिड बेस से वो पास हुआ रिशा, एंड हैज़ एक्सट्रैक्टेड डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल। उसमें जो भी वेस्ट में आपके सॉलिड या डिजॉल्व सस्पेंडेड थे मटेरियल्स थे, उन सबको उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने साथ और फिर वो कंटेमिनेट हो गया। यही हमारा लिकेशन है।
In most landfill, a portion of the liquid is composed of solid produced from the decomposition of waste and liquid that has entered the landfill from essential sources such as surface drainage, rainfall, groundwater and water from ground sprays. आपका जो भी चाहे वो रेन से आ रहा हो, चाहे वो किसी और माध्यम से जो भी पानी आ रहा है और वेस्ट तक जा रहा है, तो वहाँ से जो भी पानी निकलेगा उसके बाद वेस्ट से पास होकर तो वो सारा आपका लिक्विड होता है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ तो सब्सटेंसेस मिल ही जाते हैं जो टॉक्सिक्स भी हो सकते हैं, जो आपके हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड को मैनेज, बिकॉज लिक्विड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको पता है कंटेमिनेशन से। अब वो आपका साफ पानी में मिल गया तो कंटेमिनेट कर देगा उस पानी को भी, इसलिए इसकी मैनेजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसफुल लैंडफिल मैनेजमेंट सिस्टम इज टू अवॉइड लिक्विड जनरेशन एज फार एज पॉसिबल एंड टू efficiently drainage the liquid contained in the waste body। आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लैंडफिल का, तो उसको हमें कि लिक्विड को मैनेज कर लेना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप उसको मैनेज कर लीजिए लिक्विड को, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वाटर बॉडी में आप सपोज दैट वाटर बॉडी में चला गया तो पूरी वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करेगा, तो बेटर होगा कि आप उसको पहले ही सीवेज प्लांट लगा दीजिए, एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए आप सीवेज का। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले पानी को बेस तक पहुंचने ही ना दो, कंटेमिनेट होने ही मत दो, आप दोबारा से प्योरीफाई करो, उससे अच्छा कंटेमिनेट ही मत होने दो। आप ऐसी जगह स्टोर कीजिए आप बेस्ट को अपने कि वहाँ पे पानी ना पहुँच पाए, एक्सेस ना हो पानी की। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट लिक्विड का। एंड टू एफिशिएंटली ड्रेन द लिक्विड कंटेंट इन द बेस्ट वाटर body from other contaminated areas as per the solid waste management rules, organics and hazardous waste should be diverted away from the landfills। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये भी कहते हैं कि आपका जो हजार्डियस वेस्ट है तो आप उसको लैंडफिल से डाइवर्ट कर दो, उसको हजार्डियस वाली साइड पे ही रखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं म्यूनसिपल वेस्ट के लिए और उसके लिक्विड को मैनेज करने के लिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब हमारे पास सिर्फ यूनिट फॉर में ये बचता है, उसके बाद हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्या बचता है, हमें सिर्फ अब केस स्टडी पढ़नी है, कैसा मेथड कहाँ पर कौन सी म्यूनसिपैलिटी अप्लाई कर रही है अपने यहाँ पे, लाइक इंदौर मेथड है, बेंगलोर मेथड है, वो हमें देखना है। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस टाइप से लैंड फिलिंग करती है, किस टाइप से वेस्ट को मैनेज करती है, वो हमें देखना है कि क्या इस टाइम पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर आपकी केस स्टडी लाइक मैंने आपको बताया कि गाजीपुर में मैंने आपको बताया एक लैंडफिल थी। ठीक है, अब वो क्या हुआ था, गाजीपुर की जो लैंडफिल थी वो कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे कैजुअलिटी हुई, तो वो एक स्टडी हो सकती है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा था, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस केस स्टडी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ केस स्टडीज़, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको डील करने के लिए बेस्ड को, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पटना ऑल्सो। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस किस टाइप से वेस्ट को मैनेज कर रही है, अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ उसने डेवलप की है तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर भी, प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वो आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस का लेक्चर है और स्पेशली बेस्ड है आपके पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस पर, तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हमारा यूनिट 1 कंप्लीट है, मतलब यूनिट 1 कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला वो कंप्लीट है। मैंने क्लास थोड़ी लेट इसलिए की है बिकॉज हमारा एग्ज़ाम बहुत लेट होने वाला है, तो ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी, इसलिए मैंने क्लास थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम करती है क्लास की, थोड़ा मैं लेट डालता हूँ ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट ना हो। अगर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से भूल सकते हो, इसलिए मैंने आपकी क्लास थोड़ा डिले कर दी है। ठीक है, बेटर होगा कि आप धीरे धीरे ही सिलेबस को कंप्लीट करें। अब मैं थोड़ा सा बीमार भी था, इस वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाया, बट अब मैं चूँकि ठीक हूँ तो अब मैं कंटिन्यूटी लाऊंगा, बट सिलेबस थोड़ा उतना फास्ट नहीं होगा ताकि आपका छूटे ना, आई मीन आपका बहुत जल्दी ना आप भूलें ना। ठीक है, तो थोड़ा हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, ताकि आपको याद भी बना रहे। तो आई थिंक वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक्स। एंड मैंने
जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछता था वो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, बिकॉज मुझे लास्ट क्वेश्चन के ही आंसर्स नहीं मिले हैं। जो भी आंसर मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ प्लीज़ आप उस सबके आंसर्स मुझे दीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उनके आंसर्स मुझे दीजिए, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। यही मुझे कहना था आपसे। थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।